हल्द्वानी की कहानी आपको मुंह जुबानी सुनाई जा रही है, बिना सबूत, बिना गवाह, बिना तस्वीरों के हल्द्वानी की कहानी आपके मोबाइल पर फैलाई जा रही है। लेकिन जो बात दिखाई फैलाई जा रही है उसका सच है क्या? हल्द्वानी की कहानी क्या है, ये आपको ग्राउंड जीरो पर जाकर ही पता चल सकता है। तो हम आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर जाकर सबूत, तस्वीरों और गवाहों के जरिए हल्द्वानी की असली कहानी सुना रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। हल्द्वानी में भीड़ को किसने भड़काया? अब आप इस मौत को देखिए, इसको कौन प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है? क्या किसी अधिकारी ने, किसी कर्मचारी ने, किसी पुलिस फोर्स ने इस मौत को प्रोवोक करने की कोशिश करी कि आप गाड़ियां चलाइए? नफरत की आग को किसने जलाया? ये आपका बंदूकपुरा के उस क्षेत्र का जहां आगजनी करी गई है, जहां गाड़ियां जलाई गई, जहां लोगों की शटर के आगे, दुकानों के आगे आग लगाने की कोशिश करी गई, ऑफिसर्स की गाड़ियों में आग लगाने की कोशिश करी। हमले का सामान कहां से आया? इन छतों पे किसी भी प्रकार के 30 तारीख के दौरान कोई पत्थरों की बहुत बड़ी संख्या में मात्रा जमा नहीं दिखाई दे रही थी। अब यह बिल्कुल क्लियर है कि हल्द्वानी में जो हिंसा हुई वो प्री प्लान्ड थी, साजिश थी। हिंसा पहला हिस्सा थी, दूसरा हिस्सा हिंसा के बाद शुरू हुआ है। मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मुसलमानों की आस्था पर चोट की जा रही है। मुसलमानों का सब्र टूट रहा है, सत्ता की ताकत से मुसलमानों को डराया जा रहा है, मुसलमानों को सताया जा रहा है। हल्द्वानी हिंसा को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लोग अब ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि देश और उत्तराखंड की बीजेपी सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है। हल्द्वानी में मुसलमान पुलिस और प्रशासन की जाति का शिकार हुआ। कुछ मौलाना, मुस्लिम संगठन, मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स मुसलमानों को क्या मैसेज दे रहे हैं, पहले उसे समझ लीजिए। प्रशासन ने मुसलमानों की मस्जिद, मदरसों को तोड़ा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे मुसलमानों पर गोलियां चलाईं, मरने वालों में ज्यादा मुस्लिम प्रदर्शनकारी। पुलिस की कार्रवाई भी मुसलमानों के खिलाफ। हल्द्वानी में हुई हिंसा में 5 लोगों की जान गई, सैकड़ों लोग घायल हैं। पुलिस थाने को फूंका गया, पुलिस कर्मियों को चोटें आईं, अधिकारियों को घेर कर पत्थरबाजी की गई, कई वाहनों को फूंक दिया गया। इस हिंसा की तस्वीरें कैमरे में कैद हैं, लेकिन फिर भी इसके लिए कुछ मुसलमान प्रशासन और सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। यह हिंसा धार्मिक भावनाओं में बहकर नहीं हुई। हिंसा के पीछे वजह सिर्फ प्रशासन का विरोध नहीं था। पत्थर, पेट्रोल बम अचानक नहीं आए। मिनटों में 5000 की भीड़ का जमा होना संयोग नहीं था, बल्कि प्रयोग था। हल्द्वानी को जलाने की तैयारी का मोटिव क्या कुछ और था? क्या दंगा कराने के पीछे राजनीतिक मकसद था? क्या हल्द्वानी मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण का सैंपल है? क्या 80-20 की राजनीति का नया पोस्टर हल्द्वानी है? क्या मुस्लिमों को डराकर, भड़काकर खेमेबंदी की जा रही है? अब किसी किस्म का बुलडोजर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम जितना अपने नौजवानों को कंट्रोल कर सकते थे कर चुके हैं। अब हल्द्वानी में जो रिएक्शन दिया गया है उसके नतीजे आपने देख लिए। अगर जबरदस्ती वहां बुलडोजर ना चलाए, धामी उसका जिम्मेदार है। धामी के खिलाफ FIR होनी चाहिए, उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और जिन लोगों की वहां संपत्ति नष्ट हुई है
उन लोगों की संपत्ति, धामी की जायदाद जब्त करके उससे उसकी भरपाई की जानी चाहिए। तौकीर रजा अकेले नहीं हैं। कई मौलाना मुस्लिम नेता हल्द्वानी पर ऐसी ही बयानबाजी कर रहे हैं। टारगेट सीधे सीधे नरेंद्र मोदी हैं। मुस्लिम नेताओं की कोशिश सिर्फ हल्द्वानी के नहीं बल्कि पूरे देश के मुसलमानों में एंटी मोदी सेंटीमेंट को उभारने की है। इसके पीछे क्या राजनीति है उसे समझने से पहले आपको बताते हैं कि हल्द्वानी का सच आखिर है क्या। बनभूल नगर में मुसलमानों को विक्टिम और प्रशासन की एंटी मुस्लिम इमेज बनाने की जो कोशिश हो रही है उसका सच क्या है। मुस्लिम पक्ष ये तो मान रहा है कि जमीन सरकारी थी, लेकिन आरोप लगा रहा है कि प्रशासन ने हड़बड़ी में मदरसे और मस्जिद को तोड़ा। इससे वहां के मुसलमानों की आस्था को चोट पहुंची। दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साफ साफ कहना है कि वहां सिर्फ 2 स्ट्रक्चर थे। इस स्ट्रक्चर का डिजाइन मस्जिद की तरह नहीं था और न ही यहां पर कोई रजिस्टर्ड मदरसा था। मस्जिद मरियम के नाम से वहां पर पहले से एक जगह थी, उसी से लगा हुआ निकट उसके मदरसे का स्ट्रक्चर तैयार हुआ था। मैं आपकी बात से इसलिए कह रहा हूं कि मस्जिद इसलिए भी थी कि कोविड के दौर में मुझे एक बात याद आ रही है कि कोविड के दौर में उसको मस्जिद ही माना था, तो ये मस्जिद ही थी, इसलिए ये मैंने जवाब दिया है। वो मस्जिद थी और मदरसा था, नुजुल भूमि पर था। प्रशासन ने 30 तारीख को नोटिस दिया था उन स्ट्रक्चर्स के लिए और 30 तारीख को बाकी जो प्रेमाइसेस है, जो बाकी खाली स्थान है, 2-3 एकड़ का वो पूरा एरिया है, उसको पूरा कब्जे में ले लिया था। 30 को नोटिस सिर्फ स्ट्रक्चर्स, 2 स्ट्रक्चर्स के लिए दिया गया था। ये कहीं पर भी धार्मिक संरचना के रूप में पंजीकृत स्ट्रक्चर नहीं है, ना ही मॉस्क का स्वरूप है, ना ही किसी प्रकार की मस्जिद का कोई स्वरूप है। मदरसे के रूप में एक भवन को बताया जाता है, लेकिन जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं उसमें मदरसे के रूप में ये कहीं रजिस्टर्ड नहीं। प्रशासन पर दूसरा आरोप ये लगाया जा रहा है कि इस मामले में मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से स्टे मिला हुआ था, सुनवाई चल रही थी, लेकिन प्रशासन ने कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना, जबकि जिला प्रशासन इसे गलत बता रहा है। हमें कोर्ट ने 14 तारीख को सुनने के लिए कहा था। अगर उनको कार्रवाई करनी ही थी तो फिर जिस तरह से शहर में आपसी सौहार्द न बिगड़े, हम लोग वार्ता कर रहे थे, बैठ के बातचीत के इस मसले का हल हो सकता था। माननीय उच्च न्यायालय में संबंधित पक्ष के द्वारा अपनी जो है स्टे की एक याचिका लगाई गई। स्टे की याचिका में पहली और दूसरी सुनवाई में किसी प्रकार का कोई स्टे माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा नहीं दिया गया। दरअसल बनभूलपुरा मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। सरकारी जमीन पर सालों से कब्जा हो रहा था, लेकिन पिछली सरकारों ने वोट बैंक के डर से कोई कार्रवाई नहीं की। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार आने के बाद से सरकारी जमीनों को खाली कराने का अभियान चला। बनभूलपुरा की जिस जमीन पर स्ट्रक्चर गिराने के लिए टीम गई थी, उस पर अब्दुल मलिक नाम के शख्स का कब्जा था। ये 2 बिल्डिंग जिस जगह पर बनी है उसे मलिक का बागीचा कहा जाता है। अब्दुल मलिक को ही इस घटना का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पुलिस को शक है कि अब्दुल मलिक ने ही लोगों को भड़काया। इस घटना में अब्दुल मलिक नामजद आरोपी है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। अब्दुल मलिक जो है उसकी पुलिस तलाश कर रही है, वो भी हमारे केस में नामजद अभियुक्त है। और चूंकि ये जो अवैध निर्माण का कार्य था ये अब्दुल मलिक के द्वारा ही किया गया था, तो अवैध निर्माण का जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई थी उसका सबसे ज्यादा विरोध उसी के द्वारा किया गया था। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 5000 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है, लेकिन एसएसपी पीएन मीणा ने जो बताया वो चौंकाने वाला है। दंगाइयों की प्लानिंग ऐसी थी कि उन्होंने पुलिस का ध्यान डाइवर्ट किया और थाने पर हमला किया। जो अतिक्रमण स्थल है वहां से हमारे कर्मचारी और जो निगम के कर्मचारी और बाकी जो लोग हैं वो सुरक्षित वहां से निकले थे। हालांकि पथराव वहां हुआ था, लेकिन ये जो सेकंड घटनाक्रम हुआ थाने का घेराव और वहां पर जो हुआ है और जो आगजनी हुई है, इसके लिए जो उपद्रवी तत्व हैं उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत, और चूंकि भारी संख्या में उपद्रवी थे, तो पुलिस का काफी हमारा जो फोर्स है और जो मैन पावर है वो अतिक्रमण स्थल पर जो पथराव हो रहा था उसको न्यूट्रलाइज करने में लगा रहा।